Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC Net Management Unit number 8. So let's start with question number 1. So question number 1 is, which one of the following describes the coefficient of variation, right? सबसे पहले हम समझते हैं coefficient of variation होता क्या है, right? So coefficient of variation is a relative measure of dispersion. मतलब ये हमें बताता है कि डेटा में वेरिएबिलिटी मीन के रिस्पेक्ट में कितनी है. ओके, अब हम क्वेश्चन समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, राइट. अब हम ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं. ऑप्शन ए सेज इट मेजर्स द स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव टू द मीन. अब ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा मेजर है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसी वेरिएबिलिटी को रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब मीन के कंपैरिजन में बताता है. और इसी वजह से कोएफिशिएंट वेरिएशन को कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, राइट. ये कॉन्सेप्ट स्पेशली यूजफुल होता है जब हमें डिफरेंट डेटा सेट्स की कंसिस्टेंसी कंपेयर करनी होती है, right. So option A correctly defines the coefficient of variation, right. Option B says a measure of linear association between the two variables. अब linear association between the two variables का मतलब होता है दो variables के बीच में relationship को measure करना. अब ये किसका कॉन्सेप्ट है? दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को मेजर कौन करता है? इन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है कोरिलेशन. कोएफिशिएंट वेरिएशन नहीं करता है. तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को. तो ऑप्शन बी को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन ए डिस्क्राइब्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बट ऑप्शन बी डज नॉट, राइट. अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी सेज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कंप्यूटेड बाय टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वैरिएंस. अब वैरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? वैरिएंस का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन में बात हो रही है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, राइट. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. इट डज नॉट डिस्क्राइब द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट. नाउ ऑप्शन डी. Option D says a measure of location that is computed by finding the nth root of product of values. अब nth root of product मतलब कि geometric mean, right. geometric mean growth rate या financial data में यूज होता है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 says which of the following is incorrect about exponential probability distribution. अब आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, राइट. अब आप इनकरेक्ट तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, राइट. सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेनली टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें यूज होता है. स्पेशली टाइम बिटवीन द इवेंट्स, मतलब दो इवेंट्स के बीच में कितना टाइम लगा उसको समझने में हमें हेल्प करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हम ऑप्शन समझेंगे, उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो इनकरेक्ट है, राइट. अब ऑप्शन ए सेज इट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर द टाइम इट टेक्स टू फिनिश अ टास्क. मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेनली टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज होता है, राइट. अब ये भी ऑप्शन ए भी यही कह रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है. तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोर यूज ही यही होता है, करेक्ट. तो ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट है, ठीक है. ऑप्शन बी सेज इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीन इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1, राइट. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा मुझे मिसलीडिंग लग रहा है. क्यों? क्योंकि मीन इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 किस टाइप की प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट. और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा होता है,
राइट। इसका मतलब कि मीन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन जो है मुझे वो इनकरेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन बी को हम इनकरेक्ट बोल सकते नहीं, मतलब वो इनकरेक्ट है, राइट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी सेज इफ इवेंट्स फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द टाइम बिटवीन द इवेंट्स मस्ट फॉलो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक थ्योरेटिकल लिंक है कि अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स काउंट करता है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स के बीच के टाइम को मेजर करता है, राइट। तो दोनों ही मैथमेटिकली कनेक्टेड हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट है, आंसर नहीं बट करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी बोल रहा है इट प्रोवाइड्स द आइडिया व्हाट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ना, दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब राइट स्क्यूड होता है, राइट। इसलिए ये स्क्यूनेस का एग्जाम्पल भी माना जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ए जो है वो करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, और ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हमें इनकरेक्ट बताना है अबाउट एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, now let's move to question number 3. So question number 3 says in queuing theory bulk refers to which of the following. अब इन दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि bulk की डेफिनेशन क्या है, राइट। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं? कस्टमर शिफ्ट्स वन क्यू टू अनदर इन द होप ऑफ रिड्यूसिंग टाइम। अब ये सिचुएशन तब होती है जब कस्टमर क्या करता है, एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देता है, इसे कहते हैं जॉकिंग। ये बॉल्क की डेफिनेशन नहीं है, इसको जॉकिंग बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है कस्टमर्स डजंट जॉइन द क्यू एंड लीव द सिस्टम एज क्यू इज़ वेरी लॉन्ग। अब ये जो है ये है बॉल्किंग का कॉन्सेप्ट। जब कस्टमर क्यू देखता है और डिसाइड करता है कि वो एंटर ही नहीं करेगा क्योंकि जो लाइन है वो बहुत लंबी है, राइट, इस बिहेवियर को कहते हैं बॉल्किंग। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज जॉकिंग, ऑप्शन सी इज रेनेगिंग, राइट। कस्टमर्स जॉइन्स द क्यू फॉर शॉर्ट पीरियड एज दे हैव बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। तो ये इस सिचुएशन को कहते हैं रेनेगिंग, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी सेज कस्टमर्स फाइट इन द होप टू गेट द फास्टर सर्विस। अब ये थ्योरी में कभी भी नहीं होता, प्रैक्टिकल में इट इज़ पॉसिबल कि आपस में लोग लड़ लेते हैं जिससे उनको जल्दी सर्विस मिले, बट ऐसा थ्योरी में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द डेफिनेशन ऑफ बॉल्किंग, ठीक है। कस्टमर ज्वाइन करता है क्यू और क्योंकि चला जाता है, क्योंकि क्यू जो है वो बहुत लंबा था, तो इसलिए वो ज्वाइन करता है बट वो उसको छोड़ देता है क्यू को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 says which of the following are the key operating characteristics for a queuing system. अब हमको queuing system के characteristics बताने, operating characteristics, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है एवरेज क्यू लेंथ। अब ये ऑप्शन ए बताता है कि एवरेज कितने लोग लाइन में वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्यूइंग सिस्टम का। ऑप्शन बी इज एवरेज कस्टमर्स हु रिनीग। अब ये जो है वो बिहेवियर इंडिकेटर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हियर। ऑप्शन सी से सिस्टम लेंथ। अब सिस्टम लेंथ मतलब क्यू प्लस सर्विस में कितने लोग हैं, राइट। तो ये सिस्टम लेंथ बताता है कि क्यू प्लस सर्विस में कितने लोग हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन सी भी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्शन ए भी है। ऑप्शन डी इज वेटिंग टाइम इन द क्यू। अब ये डायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन सी इज सर्वर आइडल टाइम। अब ये बताता है कि सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है, राइट। अगर सर्वर आइडल है तो मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा ऑप्शन ए, सी, डी एंड ई जो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्यूइंग सिस्टम का, और जो ऑप्शन बी है वो एक बिहेवियर इंडिकेटर है। तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट, वहाँ इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए, सी, डी एंड ई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is which of the following statements are true in the context of quality standards. ठीक है। अब जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है, ट्रू कौन सा है।
ठीक है। अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सेज काइजन अप्रोच डील्स विद द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये तो करेक्ट है, क्योंकि काइजन का कोर फिलोसॉफी है कि कॉन्टिन्यूस और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे वो काम करेगा, तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज BIS रिप्रेजेंट्स इंडिया ISO, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि BIS का फुल फॉर्म इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और ISO का फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ही अलग बॉडीज़ हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। ऑप्शन सी इज TQM कैन नॉट बी अप्लाई टू क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, क्यों भाई? क्यों? TQM तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो तो हर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्रूड ऑयल में अप्लाई नहीं करेंगे, टेक्सटाइल में अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? 6 सिग्मा अलाउज 3.4 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन केसेस, राइट। अब 6 सिग्मा इक्वल्स टू 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ई क्या बोल रहे हैं? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेशन आर लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है, SQC सर्विसेज में भी यूज होता है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी, ठीक है। So these were the 5 important Unit 8 PYQs. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments, and yes, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you don't miss the next class. Thanks for watching.